जय हिंद बच्चों। देखिए हमारा सब्जेक्ट है आज का सामाजिक विज्ञान क्लास 10 इकाई 1 हिस्ट्री का इकाई 1 लेसन 3। चैप्टर का नाम है भूमंडलीकृत विश्व का बनना। इसमें 4 पॉइंट हैं। सबसे पहला है आधुनिक युग से पहले। आधुनिक युग से पहले हमारा हिस्ट्री में क्या था? सबसे पहले क्या था? वैश्वीकरण या ग्लोबलाइजेशन की अवधारणा विगत 5 दशकों से विकसित हुई है। मैं आपको कुछ महत्वपूर्ण बिंदु पहले बता दे रही हूँ। पहले लगभग 500 वर्ष पूर्व आलू, सोया, मूंगफली, मक्का, टमाटर, मिर्च, शकरकंद आदि के बारे में भारतीय नहीं जानते थे। इन चीजों के विषय में भारतीयों को नहीं पता था। ये खाद्य पदार्थ अमेरिकी इंडियनों से भारतीयों के पास आए हैं। यूरोप से आने वाली चेचक की बीमारी संपूर्ण अमेरिका महाद्वीप में फैल गई। चेचक की बीमारी कौन से देश से स्टार्ट हुई थी? यूरोप से। जैसे कि अब कोरोना चीन से शुरू हुआ और चीन में अलग अलग देशों से, जहां अलग अलग देशों के व्यक्ति जो गए हुए थे, वहां से जो बीमारी स्टार्ट हुई और वो धीरे धीरे पूरी दुनिया में फैल गई। ठीक इसी तरह यूरोप से चेचक की बीमारी स्टार्ट हुई थी। भूमंडलीकृत विश्व के बनने की प्रक्रिया व्यापार का काम की खोज एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते लोगों का पूंजी व बहुत सारी चीजों की वैश्वीकरण आवागमन का एक लंबा इतिहास रहा। इतिहास के प्रत्येक दौर में मानव समाज एक दूसरे के अधिक निकट आते गए। लेकिन जब व्यक्ति जैसे कि अब भारत से दूसरे देश में गए हुए हैं तो वहाँ का देखते हैं क्या वहाँ का व्यापार है, क्या वहाँ का खान पीन है, कैसे वहाँ का रहन सहन है, संस्कृति, आर्थिक व्यवस्था, वहाँ की कमाई कितनी है, तो ये सब देखते तो आधार वहाँ आते जाते रहे। प्राचीन काल से ही व्यापारी, यात्री, पुजारी और तीर्थ यात्री ज्ञान अवसरों और आध्यात्मिक शांति के लिए या उत्पीड़न यातनापूर्ण जीवन से बचने के लिए एक दूसरे से बचने के लिए दूर दूर की यात्राओं पर जाते रहे। यानी कि जब हम कहीं जाएंगे, दूसरे देश में जाएंगे तो वहाँ का सभी कुछ देखेंगे, रहन सहन देखेंगे, वहाँ में क्या क्या चीज़ें बनी हुई है, कैसे इस्तेमाल होती है, वहाँ से हमें कितना प्रॉफिट होता है। 3000 ईसा पूर्व में समुद्री तटों पर होने वाले व्यापार के माध्यम से सिंधु घाटी की सभ्यता वर्तमान के पश्चिमी एशिया से भी जुड़ी हुई थी। 1000 साल से अधिक समय से मालदीव के समुद्र में पाई जाने वाली पहले जो हम ये कोड़ियाँ, सिप्पी और जो सन, ये सब हमें कहाँ से मिलते हैं? समुद्र से। अतः विश्व के विभिन्न भाग एक दूसरे के संपर्क में आए, जिसमें अर्थव्यवस्था का विकास हुआ। रेशम मार्ग का व्यापार में महत्व। रेशम मार्ग का व्यापार में महत्व क्या था? ऐसे मार्ग ईसा पूर्व के समय में ही सामने आ चुके थे और लगभग 15वीं शताब्दी तक अस्तित्व में रहे। इसी रास्ते से चीनी पाठी आ जाती थी
और इसी मार्ग से भारत व दक्षिण पूर्व एशिया के कपड़े व मसाले दुनिया के एक दूसरे भागों तक पहुंचते थे। वापसी में सोने चांदी और बहुमूल्य वस्तुएं, बहुमूल्य धातुएं यूरोप से एशिया पहुंचती थी। भोजन, इसमें पॉइंट है अलग, आधुनिक युग से पहले ही इसमें भोजन की यात्रा, खाद्यान्नों का आदान प्रदान करना, यानी कि कोई चीज हमें यहाँ से दूसरे देश, भारत से दूसरे देश में भेजी जाती है, उधर से इधर मंगाई जाती है। जब कभी यात्री और व्यापारी किसी नए देश में जाते थे तो जाने अनजाने में वे वहाँ पर नई फसलों के बीज बोआते थे। जैसे कि अब हमें मान लिया कोई किसी फसल के विषय में पता नहीं है, किसी पौधे के विषय में जानते नहीं है, गेहूं की फसल का नहीं पता या फल का नहीं पता, और हमने वो अनजाने में बो दिया तो उसका तो उगेगा, एक दूसरे की साइज से पता लगेगा, कोई तो जानता ही है उनका नाम, तो जाने अनजाने में वो आते थे। ऐसे ही फसल उगने लगी और पूरी दुनिया में ऐसे ही फैल गई और फसल उगने लगी और उन चीजों के विषय में जानकारी मिलने लगी। सांस्कृतिक लेन देन आधुनिक काल से पहले भी दूर देशों के बीच चल रहा था। जैसे कि मैंने अभी बताया था थोड़ी देर पहले ही पहले बिंदु में कि मक्का, टमाटर, आलू, सोया, मूंगफली, मिर्च, शकरकंद और ऐसे ही बहुत से दूसरे खाद्य पदार्थ लगभग 500 वर्ष पूर्व हमारे पूर्वजों के पास नहीं थे। हमारे पूर्वज जो हमारे दादा परदादा, उनसे भी, उनके भी दादा परदादा, तो वो सब ये नहीं जानते थे। कई बार नई फसलों के आने से जीवन में जमीन आसमान का अंतर आ जाता था। जैसे कि हम किसी चीज को जानते नहीं है, उसका लेन देन होने लगे, आने लगे, तो हम उसके बारे में जानने लगेंगे कि ये चीज है। यूरोप के गरीबों की जिंदगी में आमूल परिवर्तन आ गया, उनका भोजन बेहतर हो गया और उनकी औसत उम्र बढ़ने लगी। जब खाने पीने के लिए अच्छा मिलेगा, पौष्टिक आहार मिलेगा, तो शरीर में ताकत भी आएगी, और जब खाएंगे पिएंगे नहीं तो शरीर में हमारे में कहाँ से ताकत आएगी। तो उम्र भी तो आदमी की, कहते हैं ना कि अब हमारे जो बुजुर्ग होते हैं कि वो तो बहुत अभी भी इतना काम कर लेते हैं, हमसे नहीं होता, तो उनके खाने पीने का अच्छा, पहले जो था खाद्य पदार्थ, जो अब हमारे फसल उगती है उसमें बहुत सारे कीटनाशक दवाइयाँ डालते हैं तो उनमें ताकत नहीं होती, इसलिए हमारे शरीर में भी फिर एनर्जी नहीं होगी। और पहले जो था घी, दूध, मक्खन, ये सब कुछ खाते थे, देसी चीज खाते थे। हमारे जो बड़े बूढ़े हैं उनको ये सब चीज मिली है, और आज के इसमें एक साल में कम से कम 3 फसल ले लेते हैं लोग। नेक्स्ट पॉइंट है इसमें ही बीमारी और व्यापार। पूर्व आधुनिक विश्व बहुत छोटा सा दिखाई देने लगा। इससे पहले कई सदियों से हिंद महासागर में फलता फूलता व्यापार, तरह तरह के सामान, लोग, ज्ञान और परंपराएं एक स्थान से दूसरे स्थान आ जा रही थी। भारतीय महाद्वीप उन प्रवाहों के मार्ग में एक अहम बिंदु था जो पूरे नेटवर्क में इस क्षेत्रों का भारी महत्व था। देखिए आजकल सभी काम नेटवर्क से जुड़ा हुआ है, काम आसान हो गया है। अब तो हर काम घर पे ही बैठे फोन के द्वारा भी हो जाता है, फोन पे ही ऑनलाइन सब पेमेंट हो जाता है। अपनी खोज से पहले लाखों साल से अमेरिका का दुनिया से कोई संपर्क नहीं था, लेकिन 16वीं सदी से उनकी विशाल भूमि और अनगिनत फसलें व खनिज पदार्थ प्रत्येक दिशा में जीवन का रूप रंग बदलने लगे।
18वीं शताब्दी का बहुत समय बीत जाने के बाद भी भारत और चीन की गिनती दुनिया में सबसे धनी देशों में होती थी। एशियाई व्यापार में भी उन्हीं का वर्चस्व था, यानी कि उन्हीं का ही बोलबाला था। 15वीं सदी से चीन ने दूसरे देशों के साथ अपने संबंध कम करने शुरू कर दिए। वह दुनिया से अलग अलग पड़ने लगा। जैसे कि अब कोरोना की जो बीमारी चली है, तो चीन से सभी देशवासी, सभी देशों के व्यक्ति बोलने लगे कि उन्होंने बीमारी फैला तो दी है और इस पर कंट्रोल नहीं किया गया, और अभी भी ये महामारी जो फैल रही है, बीमारी जो है इतनी घातक बीमारी है, जानलेवा बीमारी है। नंबर 2, 19वीं शताब्दी। उन्नीसवीं शताब्दी 1815 1914। 19वीं शताब्दी 1815 से 1914 तक सेकंड पॉइंट है इसका। इसमें 4 पार्ट बताए थे मैंने पहले ही, आधुनिक युग से पहले और 19वीं शताब्दी में 1815 से 1914 तक क्या हुआ उसमें। 19वीं शताब्दी के दौरान दुनिया में तेजी से परिवर्तन होने लगा। राजनीतिक, आर्थिक, सांस्कृतिक, सामाजिक और तकनीकी कारकों ने पूरे के पूरे समाज की कायापलट कर दी, यानी कि कायापलट कर दी, परिवर्तन हो गया, हर चीज के विषय में जानकारी मिलने लगी। जो 19वीं सदी के मुख्य रूप से वस्तुओं जैसे गेहूं, मक्का या कपास आदि के व्यापक तक ही सीमित था। दूसरा श्रम का होता है। श्रम का प्रभाव होता है, इसमें लोग काम या रोजगार की तलाश में एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं। तीसरा प्रभाव पूंजी का होता है, जिसे अल्प या दीर्घ अवधि के लिए, यानी कि बड़ी अवधि, लंबे समय तक के लिए दूरस्थ के क्षेत्रों में निवेश कर दिया जाता है, यानी कि भेज दिया जाता है। विश्व अर्थव्यवस्था का उदय। इसी का विश्व अर्थव्यवस्था का उदय। विश्व अर्थव्यवस्था का उदय। इसमें इसके अंदर भी कुछ पॉइंट हैं, जैसे कृषि उत्पाद महंगे होने लगे। दूसरी तरफ बड़े बड़े भूवासियों के दबाव में सरकार ने मक्का के आयात पर भी पाबंदी लगा दी कि बंद कर दिया।
जिन कानूनों के सहारे सरकार ने यह पाबंदी लागू की थी उन्हें कॉर्न लॉ कहा जाता था। नेक्स्ट पॉइंट, विशाल भूभागों में यानी कि बड़े भूभागों, बड़ी जगह, बड़ी क्षेत्र वाली जगह को विशाल भूभागों पर खेती बंद हो गई, हजारों लोग बेरोजगार हो गए, गांवों से उजड़कर वे या तो शहरों में या दूसरे देशों में जाने लगे। क्यों जाने लगे? कि दूसरे देशों में जाने लगे ताकि वहाँ पे अच्छे से कमाई हो सके, उनकी फसल, उनके मेहनत का उनको पैसा अच्छा मिलने लगे। खेती के लिए जमीन को साफ कर देना ही काफी नहीं होता, खेतिहर इलाकों को बंदरगाहों से जोड़ने के लिए रेलवे की भी जरूरत होती थी, ज्यादा तादाद में माल ढुलाई के लिए। देखिए, अगर हमारी इधर का फसल, जो भी हमारे इधर गेहूँ, चीनी, चावल, जो भी फसल उगती है, तो वो आयात निर्यात करना यानी कि दूसरी जगह हम भेजेंगे तो हमें वहाँ से ढोने के लिए रेलगाड़ी का प्रयोग, जहाजों का प्रयोग, एक दूसरे देश में चीज आदान प्रदान की जाती है तो वो बिना इनकी सहायता के नहीं हो सकती थी। 19वीं सदी में यूरोप से लगभग 500 करोड़ लोग अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया में जाकर बस गए। क्यों बस गए? क्योंकि उन्हें लगता था कि वहाँ पे हमें अच्छा पैसा मिलेगा, अच्छा रोजगार मिलेगा। माना जाता है कि पूरी दुनिया में लगभग 15 करोड़ लोग बेहतर भविष्य की चाह में अपने घर बार छोड़कर एक देश से दूसरे देश यानी कि दूर दूर के देशों में जाकर काम करने लगे। ऐसा आज भी है। अगर कोई व्यक्ति, जैसे कि हमारे इधर का इंजीनियर है, वैज्ञानिक है या डॉक्टर है, प्रोफेसर है, किसी भी लाइन में है और उसको बेहतर उसकी वेतन नहीं मिलता, उसको बेहतर उसके लिए पैसा नहीं मिलता उसके काम के अनुसार, तो वो दूसरी जगह जाके देखेगा कि वहाँ अच्छा मिल सके, तभी तो एक दूसरे देश में गए हुए हैं देशों से। इसी का नेक्स्ट पॉइंट है तकनीकी भूमिका। इस घटनाक्रम में रेलवे, भाप के जहाज, टेलीग्राफ, ये सब तकनीकी परिवर्तन बहुत महत्वपूर्ण रहे। उनके बिना 19वीं सदी में आए परिवर्तनों को कल्पना भी नहीं की जा सकती। इनकी प्रगति अक्सर चौतरफा यानी कि चारों तरफ राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक कारकों का परिणाम भी होती है। उदाहरण के लिए औपनिवेशीकरण के कारण यातायात और परिवहन साधनों में भारी सुधार किए गए। तेज चलने वाली रेलगाड़ियां बनी जो स्पीड से चलती है और सामान पूरा ढोकर ले जाती है। बोगियों का भार कम किया गया। जलपोतों का आकार बढ़ा, जिसमें किसी भी उत्पाद को खेतों से दूर दूर के बाजारों में कम लागत मूल्य पर अधिक सरलता से पहुंचाया जा सके, यानी कि उसका पैसा भी कम लगे। अगर हम रेलगाड़ी में कोई सामान लेते हैं तो उसका किराया, उसका चार्ज कम लगता है। यात्रा भी करते हैं हम तो भी उसका पैसा कम लगता है। अगर हम बस में ऐसी गाड़ी में जाएंगे तो अधिक पैसा देना पड़ेगा हमें। गरीबों को अधिक विविधतापूर्वक खुराक मिलने का रास्ता खुल गया। पहले उनके पास केवल आलू और ब्रेड होते थे, अब बहुत सारे लोगों के भोजन में मांसाहार, मक्खन व अंडे भी सम्मिलित हो गया, क्योंकि पहले नहीं होता था इतना। जब एक दूसरे देश में आने जाने लगे, पता लगने लगा कि वहाँ की फसल ये है, वहाँ का खाना पीना ये है, ऐसा है,
वहाँ कोई चीज़ ऐसी बनी है तो इसमें नॉलेज मिलती है, दूसरे देश में जा कर के, दूसरी जगह जा कर के, तो हम वहाँ पे जो कुछ भी देखते हैं उसको अपने आप करने की भी कोशिश करते हैं। इसी का नेक्स्ट पॉइंट है रिंडरपेस्ट या मवेशी प्लेग। अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया था कि चेचक की बीमारी कहाँ से शुरू हुई थी, यूरोप से। अब रिंडरपेस्ट या मवेशी प्लेग 1890 यानी कि 1890 के दशक में अफ्रीका में रिंडरपेस्ट नामक बीमारी बहुत तेजी से फैल गई थी। मवेशियों में प्लेग की तरह फैलने वाली यह बीमारी लोगों की आजीविका और स्थानीय अर्थव्यवस्था पर गहरा प्रभाव पड़ा। अर्थव्यवस्था यानी कि उनकी कमाई और उनके खाने पीने पर, उनके रहन सहने पर। जैसे कि अब बीमारी के चलते बहुत लोग बेरोजगार हो गए, खाली बैठे हैं, तो अर्थव्यवस्था डगमगा जाती है। अब अफ्रीका में रिंडरपेस्ट नाम की बीमारी सबसे पहले 1880 के दशक यानी कि 1880 के दशक आखिरी वर्षों में दिखाई दी। नेक्स्ट पॉइंट है इसमें भारत से अनुबंधित श्रमिकों का जाना। भारत से अनुबंधित श्रमिकों का जाना 19वीं सदी में चीन और भारत के लाखों श्रमिकों को खदानों, बागानों और सड़क व रेलवे निर्माण परियोजनाओं में काम करने के लिए दूर दूर के देशों में ले जाया जाता था। भारतीय अनुबंधित श्रमिकों को विशेष प्रकार के अनुबंध या एग्रीमेंट के तहत लाया जाया जाता था। एग्रीमेंट करना यानी कि उनको पहले तय कर देते थे कि आपको 3 साल या 5 साल या 1 साल इतने साल के लिए यह काम करना होगा, तभी आप अपने देश को वापस जाओगे। तो अनुबंधों में यह शर्त होती थी कि यदि श्रमिक अपने मालिक के बागानों में 5 साल तक काम कर लेंगे तो वे स्वदेश वापस लौटेंगे, वरना नहीं जाने देंगे। उनको पैसा नहीं देते थे अगर बीच में चले जाते थे, तो उनकी तो मेहनत भी बेकार थी, तो उनको पहले ही एग्रीमेंट करके रखा जाता था और उसी के बाद उनको भेजा जाता था। भारत ने 19वीं सदी की विश्व अर्थव्यवस्था का रूप तय करने में एक अहम योगदान दिया। कौन सा योगदान था? जो अधिवेशन ब्रिटेन के व्यापार से प्राप्त होता था उसे यथाकथित होम चार्जेस, देसी खर्चे का निपटारा होता था। इसके तहत ब्रिटिश अफसरों और व्यापारियों द्वारा अपने घर में भेजी गई रकम भारतीय बाहरी ऋण पर ब्याज और भारत में काम कर चुके ब्रिटिश अफसरों की पेंशन सम्मिलित थी। देखिए, होम चार्ज लेना यानी कि जब कोई व्यापारी कोई काम कर लेता था तो उसको, जैसे अब एज बनी हुई है 60 साल के बाद पेंशन मिल जाती है, रिटायरमेंट हो जाता है जो गवर्नमेंट जो सरकारी इस पर लगे हुए हैं, तो व्यापारी द्वारा अपने घर में भेजी गई रकम बाहरी ऋण लेना यानी कि जैसे कि हम पैसा ले लेते हैं, बैंकों से लोन ले लेते हैं, किसान बैंकों द्वारा भी ले लेता है, डालर द्वारा भी लेता है, कहीं से भी अपनी जमीन को गिरवी रखकर उस पर पैसा ले लेता है। तो ऋण लेना यानी कि उस पर पैसा ले लेना, उसको कम ब्याज में वापस कर देना। बाहरी रकम ब्याज नहीं देना होता, थोड़े ब्याज में उसको पैसा मिल जाता है और वो अपने कार्य को आसान कर लेता है। देखिए बच्चों, ये आज 2 पॉइंट पूरे कराए हैं।
एक था पहला था हमारा आधुनिक युग से पहले और सेकंड है 19वीं शताब्दी 1815-1914 के बीच। नेक्स्ट डे करेंगे हम, इनके दो पार्ट हो रहे हैं। नेक्स्ट में होगा महायुद्धों के बीच अर्थव्यवस्था और इसी का फोर्थ पॉइंट होगा विश्व अर्थव्यवस्था का पुनर्निर्माण। ये मैं कल कराऊंगी। आप वीडियो देखते रहिए, लाइक